नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं यश कुमार। रीट पात्रता जो परीक्षा है, प्री एग्ज़ाम जो होता है रीट का, उसका सिलेबस क्या है, उस ऑफ़िशियल सिलेबस को हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो एक-एक करके पहले ये समझते हैं कि रीट के एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आएँगे, किस विषय के कितने प्रश्न हैं, उसको समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम एक माइंड मैप बनाते हैं जिसमें हम सारी चीज़ों को समझेंगे। पहला विषय जो आपको देखने को मिलेगा उस सब्जेक्ट का नाम है मनोविज्ञान। तो पहला जो विषय है जिसको हम पढ़ेंगे वो है मनोविज्ञान, जो 30 अंकों का होता है और 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अगला विषय होता है भाषा प्रथम। अगला विषय है भाषा प्रथम। जनरली अधिकांश बच्चे भाषा प्रथम में हिंदी चूज़ करते हैं, तो आपका हिंदी जो है वह भाषा प्रथम के रूप में होता है। अगर आप अंग्रेजी लेते हैं तो आपकी अंग्रेजी भी भाषा प्रथम हो सकती है, किंतु राजस्थान में अधिकांश विद्यार्थी भाषा प्रथम के रूप में हिंदी ही जो है चुनाव करते हैं। तो हिंदी के भी 30 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद है भाषा जो है नंबर 2। दूसरे नंबर की भाषा में आप जो हैं अलग-अलग प्रकार की भाषाएँ चूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ आप द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी जो है पढ़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पढ़ सकते हैं संस्कृत। क्या पढ़ सकते हैं? संस्कृत पढ़ सकते हैं, पंजाबी पढ़ सकते हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं। तो आप द्वितीय भाषा के रूप में इन भाषाओं को पढ़ सकते हैं। एक भाषा आप फिक्स कर लीजिए कि पहली भाषा के रूप में आप हिंदी पढ़ोगे 30 प्रश्न, और दूसरी भाषा में आपके पास कुल मिला के कई सारी भाषाओं के ऑप्शन हैं, जिसमें से अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी और संस्कृत को ही पढ़ते हैं। तो आप अंग्रेजी या संस्कृत में से एक भाषा पढ़ोगे। तो कुल मिला के 3 विषय यहाँ स्पष्ट होते हैं। पहला मनोविज्ञान, जिसके 30 प्रश्न पूछे जाएँगे। दूसरा विषय है भाषा प्रथम हिंदी, जिसके भी 30 प्रश्न पूछे जाएँगे। और तीसरा विषय अंग्रेजी या संस्कृत होगा, जिसके भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर आता है पर्यावरण अध्ययन। फिर क्या आता है? पर्यावरण। और ये जो पर्यावरण है, यह चौथा सब्जेक्ट है और इसके भी कुल 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़। फिर लास्ट में है गणित, और गणित के भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 5 वैसे विषय हैं जिनको हमें पढ़ना है, और सभी के मिला के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, आपका जो पात्रता परीक्षा का जो एग्ज़ाम है, यह 150 प्रश्नों के लिए होने वाला है। इसमें ये टोटल 5 विषय आपको देखने को मिलेंगे। सभी के 30-30 प्रश्न जो हैं आपको देखने को मिल जाएँगे। और इन विषयों के अंदर आपको क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन-कौन सी यूनिट्स आपको दी गई हैं, उनको लेकर अब हम चर्चा करते हैं। पहला विषय जो मनोविज्ञान है, 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएँगे और यह 30 अंकों का होने वाला है। पहली यूनिट का नाम है बाल विकास। तो आपको याद रखना है यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है बाल विकास, और बाल विकास के अंदर हमें पढ़ना है वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। पहला बिंदु, वृद्धि शरीर के बढ़ने को दर्शाती हैं, जैसे नाखून बढ़ रहे हैं, हड्डियों की लंबाई बढ़ रही है, ऐसे जैसे हमारा वेट बढ़ रहा है, ये तो हैं शरीर में होने वाली अभिवृद्धि। दूसरा है विकास। जो वृद्धि है वो तो होती हैं, इसके अलावा मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से हम सक्षम हो पाते हैं। हमें कौशल जो है हमारे अंदर विकसित हो रहे हैं, मानवीय भावनाएँ विकसित हो रही हैं, ये सभी विकास के अंदर आएगी। तो वृद्धि और विकास क्या है? एक तो आपको ये पढ़ना है, विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत पढ़ने हैं। जैसे विकास के आयाम में आप पढ़ोगे सेपेलोकोडल, यानी वृद्धि का क्रम क्या होता है, विकास का क्रम क्या है। फिर इसके अलावा महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं कि कौन-कौन से सिद्धांत बच्चे के विकसित होते समय, शिशु से जो है बालक बनते समय, बालक से जो है वो किशोर बनते समय जो है काम में लिए जाएँगे। फिर हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, परिवार करता है, समाज करता है, विद्यालय करता है, जैसे दोस्त मित्र हैं तो वो मित्र मंडली प्रभावित करेगी, तो वो कारक भी पढ़ने हैं। और उन कारकों के साथ-साथ विशेष ध्यान देना है परिवार और विद्यालय के संदर्भ में कि ये परिवार और विद्यालय कैसे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और अधिगम से उनका, सीखने से उनका क्या संबंध है। यानी जब भी विकास होगा तो परिवार और विद्यालय की ज़्यादा भूमिका होती है, और उनका सीखने के, बच्चे के सीखने से क्या संबंध है, ये आपको बाल विकास में पढ़ना है। तो सारी ही चीज़ें बाल विकास के अंदर इस यूनिट में पढ़नी है। इसके अलावा बच्चे के विकास में वंशानुक्रम, यानी माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी,
उनका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या महत्व है और साथ ही में जिस वातावरण में बालक रहता है वहाँ से वो क्या-क्या चीज़ें जो हैं सीखेगा। तो वंशक्रम और वातावरण की भूमिका भी बाल विकास के संदर्भ में पढ़नी है। दूसरी यूनिट जो है इसमें कुल 3 बिंदुएँ हैं, 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु है व्यक्तिगत विभिन्नता। कोई भी 2 बालक एक समान नहीं होते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी, मानव जो है वो अब जो है दिखने में भले कैसे भी हो, पर वह जो है अलग-अलग प्रकार की जो हैं आदतें, स्वभाव, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ और रुचियाँ ये रखेगा। तो एक समान कोई भी 2 प्राणी नहीं हो सकते। इसका मतलब संसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं से चलता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएँ क्या हैं? एक तो इनका अर्थ समझना है, ये कितने प्रकार की होती हैं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कौन-कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है वो हमें पढ़ना है। अब इसी यूनिट नंबर 2 के अंदर हमें व्यक्तित्व पर्सनैलिटी भी पढ़ना है, जिसमें व्यक्तित्व क्या होता है, एक तो ये पढ़ना है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं। साथ ही में व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को कैसे मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ भी यहाँ हमें पढ़नी होती हैं। फिर है बुद्धि। यूनिट नंबर 2 में तीसरा हमारा बिंदु रहता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है? बुद्धि के कौन-कौन से सिद्धांत हैं? बुद्धि को मापने का तरीका क्या है? सिद्धांतों में भी बहुबुद्धि का सिद्धांत अलग से पढ़ना है हार्वर्ड गार्डनर का और इसके बुद्धि के शिक्षा के क्षेत्र में क्या निहितार्थ हैं, वो भी हमें यहाँ पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर 3 शुरू होती है, जिसमें हमें अधिगमकर्ताओं को पढ़ना है। अधिगमकर्ता मतलब कि जैसे पिछड़े बालक हो गए, मानसिक विमंदित बालक हो गए, प्रतिभाशाली बच्चे हो गए, सृजनशील क्रिएटिव बच्चे हो गए, अलाभान्वित वंचित बच्चे हो गए, विशेष आवश्यकता वाले सीडब्ल्यूएसएन बच्चे हो गए। तो इनकी समझ विकसित करनी है, इनके लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये किस प्रकार की विशेषताएँ रखते हैं, कोई विधि इनके लिए प्रयोग में की जा रही है तो वो पढ़ना है। तो विभिन्न अधिगमकर्ताओं को समझना है। साथ ही में अधिगम की कौन-कौन सी कठिनाई आती हैं, जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, जिनमें बच्चे को गणित संबंधी, लिखने संबंधी, पढ़ने संबंधी ऐसी जो समस्याएँ आती हैं, वो भी हमें यहाँ समझना है। फिर इनके निवारण के लिए अधिगमकर्ताओं को समायोजन भी जो है पढ़ना है, यानी समायोजन क्या होगा, उसका अर्थ, संकल्पना, कौन-कौन से तरीके हैं समायोजन के और समायोजन करने में अध्यापक का क्या रोल होता है, ये हमें मनोविज्ञान के इस यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 का नाम है अधिगम और इसमें संपूर्ण जानकारी आपको अधिगम के बारे में लेनी है, जिसमें सबसे पहले हम अधिगम का अर्थ, उसकी परिभाषाएँ सीखेंगे, उसकी संकल्पना का ज्ञान करेंगे कि अधिगम स्थायी, अस्थायी किस प्रकार का परिवर्तन होता है। फिर अधिगम को कौन-कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, वो पढ़ना है। फिर अधिगम के सारे सिद्धांत पढ़ने हैं। जैसे अधिगम का सिद्धांत आता है, संज्ञानात्मक के सिद्धांत आते हैं और पर्यावरणीय सिद्धांत हैं। तो अलग-अलग प्रकार के जो सिद्धांत हैं, सीखने के गेस्टाल्टवाद वगैरह, ये भी हमें यहाँ पढ़ना है और उनके निहितार्थ जो शिक्षा से संबंधित है वो देखने हैं। बच्चा कैसे सीखता है, लर्निंग की प्रोसेस क्या होती है, अधिगम की कंप्लीट प्रोसेस क्या है, इसके कितने चरण हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। साथ ही में इसी यूनिट में अधिगम के साथ-साथ पढ़ना है चिंतन क्या होता है, चिंतन के कौन-कौन से प्रकार होते हैं, कल्पना, इमेजिनेशन क्या है और तर्क जो है, तर्क करना, लॉजिकल होना ये क्या होता है, तर्क करने से क्या होता है, तर्क करने से चिंतन का क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ना है। अधिगम का एक पार्ट होता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और मोटिवेशन जो अधिगम के संबंध में है वो हमें यहाँ याद रखना है। अगली यूनिट है जिसका नाम है वो है शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर हमें पढ़ना है एनसीएफ 2005 से कहा जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो एनसीएफ 2005 एक तो हमें यहाँ पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ, हमें पढ़ना है मूल्यांकन, मापन, आकलन और साथ ही में पढ़ना है सीसीई। इसके अलावा पढ़ना है उपलब्धि परीक्षण क्या होता है और सीखने के प्रतिफल, यानी जो सीखा जाता है लर्निंग, उसका क्या आउटकम निकल के आया है वो भी यहाँ से देखना है। क्रियात्मक अनुसंधान, यानी विद्यालय स्तर की समस्याओं का निवारण करने के लिए जो अनुसंधान किया जाता है वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान। इसमें क्या-क्या चीज़ें होगी वो हमें यहाँ विस्तृत जानकारी लेनी होगी। फिर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे शॉर्ट में आरटी एक्ट 2009 भी कहा जाता है, तो ये भी यहाँ हमें पढ़ना है। फिर है अगली यूनिट और अंतिम यूनिट है
जिसमें आपको पढ़ना है नई शिक्षा नीति। और नई शिक्षा नीति ये जो है लेटेस्ट वाली जो रीट हुई है उसमें भी जो है मेंशन थी, पर उसमें एक भी प्रश्न पूछा नहीं गया। तो आप याद रखिए, ये नई शिक्षा नीति जो है लेवल 1 में ऐड तो हुई है L1 में, पर यहाँ से पिछली बार कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। इस बार आप सोच के जाइए कि कम से कम 3-4 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसमें हमें पढ़ना है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, जिसे शॉर्ट में ECCE कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर दूसरा है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जिसे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी बोले तो FLN कहा जाता है। तीसरा है विद्यालय का पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र बोले तो पेडागोजी। चौथा है इसके अंदर शिक्षक की क्या भूमिका है, और समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समतामूलक शिक्षा, ये जो है वर्तमान की आवश्यकता है वो सीखनी है। और कौन-कौन सी स्कूल शिक्षा के स्टैंडर्ड मानक तय किए गए हैं वो भी हमें यहाँ देखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, साथ ही में कल्याणकारी योजनाएँ, समसामयिक यानी कि आज वर्तमान में कौन-कौन सी शिक्षा के संबंधी योजनाएँ हैं, वो भी 1-2 वीडियो में हम समझ लेंगे। तो ये हमारा मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम है जो हमें देखना है। तो आपको मैंने ये समझा दिया है कि पूरा पेपर कितने अंकों का होने वाला है। मनोविज्ञान 30 अंकों की है, तो इसमें क्या है, और भाषा 1 और द्वितीय कैसे ले सकते हो। अगर आप भाषा 1 में हिंदी लेते हो तो आप भाषा 2 में हिंदी नहीं ले सकते, ये भी आपको याद रखना है। अगर आप भाषा 1 में अंग्रेजी ले लेते हो तो भाषा द्वितीय में आप अंग्रेजी नहीं ले सकते, यानी एक ही भाषा को भाषा 1 और भाषा द्वितीय में नहीं लिया जा सकता। आप भाषा 1 में हिंदी लोगे तो आप भाषा 2 में अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू, पंजाबी ये ले सकते हो। और अगर आप भाषा 1 में अंग्रेजी ले लेते हो तो भाषा द्वितीय में आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी ये ले सकते हो। तो आपके पास ये ऑप्शन है। 3 विषय वैसे के वैसे ही हैं, मनोविज्ञान आपको वैसा का वैसा ही पढ़ना है, पर्यावरण है, गणित है, इनमें कोई बदलाव नहीं है, इनका पाठ्यक्रम फिक्स है, जैसा कि हमने आपको यहाँ भी बताया है मनोविज्ञान की मनोविज्ञान के अंदर क्या-क्या है। अब उसके बाद इसको अंग्रेजी में भी दे रखा है, हर पाठ्यक्रम को हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में दे रखा है। अगर कोई आप में से हिंदी को भाषा 1 के रूप में ले रहा है, जो अधिकांश विद्यार्थी पढ़ते भी हैं, तो भाषा 1 में हिंदी में आपको पढ़ना है। एक गद्यांश दिया जाएगा अपठित, उसी से संबंधित आपको उसमें पेपर में पर्यायवाची का प्रश्न पूछेगा, विलोम का पूछेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछेगा, शब्द का अर्थ पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या होता है, शब्द में शुद्धिकरण दिया जा सकता है, यानी कि एक गद्यांश आएगा, पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज के अंदर से आपको कोई शब्द उठाकर उसका पर्यायवाची पूछेगा, उसका विलोम पूछेगा, वहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ सकता है, किसी शब्द का अर्थ पूछ सकता है, या किसी शब्द को शुद्ध कैसे लिखा जाता है वो पूछ सकता है। साथ ही में उसी गद्यांश में से उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पूछ सकता है। कुल मिला के पूरा ही व्याकरण इसी पहले यूनिट के अंदर आपको दे दिया गया है। अब दूसरा यूनिट है जिसमें भी आपको अपठित गद्यांश में से ये चीज़ें पूछी जाएगी। अब आपके ग्रामर के अगले बिंदु जिनमें से किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन करके उसका मतलब पूछेगा, उस शब्द में आपसे कहेगा कि इसमें कौन-सा वचन है, कौन-सा काल है, कौन-सा लिंग है, सब दिए गए शब्द में वो पूछ सकता है। तो और उन लिंगों को बदलना भी पूछ सकता है। यानी कि देखिए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय जो कक्षा 9 से 12 की जो किताब आती है हिंदी व्याकरण उसमें अच्छे से दे रखे हैं। तो पूरी हिंदी आप वहीं से पढ़िए, आपको अलग से कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसी में वचन, काल वगैरह, लिंग वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं। उसके अलावा वाक्य क्या होता है, वाक्य के कौन-कौन से अंग हैं, वाक्य के प्रकार, पदबंध क्या होता है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह ये भी उसी किताब में हैं। इसके अलावा ये जो ऊपर का पोर्शन है ये तो पूरा उसमें दे रखा है। फिर अलग से शिक्षण विधियाँ आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं जिनमें जो है हिंदी भाषा को पढ़ाने की महत्वपूर्ण विधियाँ कौन-कौन सी हैं, महत्वपूर्ण उपागम अप्रोच कौन-कौन से हैं, और साथ ही में भाषा में दक्षता कैसे ला सकते हैं, चारों कौशल विकसित करके वो यहाँ देखना है। और चारों कौशल को भी अलग से पढ़ना है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। इनमें भाषा को सिखाने में क्या चुनौतियाँ आती हैं वो भी हैं। फिर हैं सीखने वाली सहायक सामग्री, फिर पाठ्य पुस्तक का क्या रोल होता है, बहुमाध्यम एक से ज़्यादा जो माध्यम होते हैं मल्टीमीडिया, और अन्य संसाधन जो हमें यहाँ TLM के रूप में पढ़ने हैं। फिर है मूल्यांकन जो अभी आप मनोविज्ञान में भी पढ़ोगे वही है, वहाँ भी उपलब्धि परीक्षण था वो यहाँ भी है, वहाँ भी सतत और व्यापक मूल्यांकन था जो यहाँ भी है, वहाँ भी उपचारात्मक शिक्षण था यहाँ भी है। ये आपको देखना है। साथ ही में राजस्थान की भाषा
और बोलियों का भी यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। भाषा बोलियों में जैसे हाड़ौती है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, मेवाती हैं, ये सभी भाषाएँ पूछी जाएगी। तो राजस्थानी भाषा शब्दकोश और उसकी बोलियाँ यहाँ दी जाएगी। ये तो है आपका हिंदी का सिलेबस। हमने मनोविज्ञान का सिलेबस देख लिया है, भाषा प्रथम हिंदी का भी सिलेबस देख लिया है। अब भाषा जो है द्वितीय हम जानते हैं, भाषा द्वितीय अंग्रेजी के बारे में। अभी ये भाषा प्रथम ही चल रहा है, जो कि सिलेबस के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं रखोगे तो हमसे गलतियाँ ज़रूर होगी। तो देखिए अभी भाषा द्वितीय हिंदी है, जो आपको नहीं पढ़नी है। अगर आप हिंदी भाषा प्रथम पढ़ रहे हो तो आपका भाषा द्वितीय जो है पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये आप याद रखिए। जैसे हमने भाषा प्रथम हिंदी को देख लिया है, अब हम भाषा द्वितीय के रूप में अंग्रेजी और संस्कृत का ही सिलेबस देखेंगे, क्योंकि हमें पता है एक मनोविज्ञान आएगा, भाषा प्रथम में हम हिंदी पढ़ेंगे और भाषा द्वितीय में आप में से अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी या संस्कृत का ही चुनाव करेंगे। तो हम अंग्रेजी लैंग्वेज सेकंड और संस्कृत लैंग्वेज सेकंड का पाठ्यक्रम अच्छे से देखेंगे। तो अंग्रेजी के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से पहला एक प्रोज पैसेज पूछा जाएगा, जिनमें आपको लिंकिंग डिवाइसेस देगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है और पढ़ना है इन्फ्रेंसेस। फिर उसके अलावा पोइम दी जाएगी, उसमें आपको एलिट्रेशन और सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेट और राइम स्कीम पूछेगा। तो कुल मिला के ये आपके जो हैं 6 अलग-अलग प्रकार के अलंकार यहाँ हो जाते हैं। उसके अलावा ग्रामर में आपको पढ़ना है मॉडल, कॉमन, इडियम्स, फ्रेजेस और लिटरेरी टर्म्स पढ़नी है, जिनके अंदर लिटरेरी टर्म्स में आपको एलिजी पढ़नी है, सोनेट पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, ड्रामा क्या होता है। हम अभी जो यहाँ सिलेबस देख रहे हैं ये आपको केवल पाठ्यक्रम उतार लेना है कॉपी में, बाकी इनकी डिटेल डिस्कसिंग भी हम करेंगे। मुझे संस्कृत नहीं आती है तो मैं आपको लेवल लैंग्वेज सेकंड के रूप में अंग्रेजी पूरा पढ़ाऊंगा कि लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कैसे प्रश्न आते हैं, इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, एलिट्रेशन का प्रश्न कैसा आता है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, रेजोनेंस, राइम स्कीम ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ऐसे ही हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे, जिनमें एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा क्या होता है, इडियम फ्रेजेस, इडियम और फ्रेजेस। इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, जिसको हम मॉडल्स कहते हैं, वो पढ़ना है। बेसिक नॉलेज पढ़नी है अंग्रेजी के साउंड्स की, जो हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं वही हैं। इसके अलावा सीखने के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं अंग्रेजी में वो पढ़ना है। सीएलटी पढ़ना है, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज। फिर अगला है चैलेंजेस टू इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी सिखाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं सीखने में सिखाने में, वो हमें पढ़ना है। तो डिफ़िकल्टीज वगैरह यहाँ आ जाएगी। साथ ही में इसके अंदर मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषीवाद पढ़ना है, बहुभाषावाद। और साथ ही में होम लैंग्वेज, मातृभाषा क्या है, इसका क्या महत्व है, क्षेत्रीय भाषा, उसको भी यहाँ पढ़ेंगे। लास्ट में पढ़ेंगे सीसीई, इवेल्युएशन और रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये हमारा लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस होगा अंग्रेजी के लिए। अब हम लैंग्वेज सेकंड जो आप में से संस्कृत वाले लेंगे उसका भी सिलेबस देख लेते हैं। इसमें भी आपको शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण विशेष्य, विलोम शब्द, क्रियापद, वचन, लकार शब्द, लिंग और अव्यय, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको गद्यांश दिया जाएगा उसके अंदर से। फिर आपको पढ़ना है राजस्थानस्य इतिहासम कला संस्कृतिम चाधारीकृत्य एक अपठित गद्यांश, राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति में से आधारित एक श्लोक, एक पद्यांश दिया जाएगा। उसी में से आपको जो है संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार, विशेषण विशेष्य, विलोम शब्द, क्रियापद, इन्हें ये संबंधित सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर संख्याओं का ज्ञान होता है कि जैसे 20 को क्या लिखते हैं, 21 को क्या लिखते हैं, 25 को क्या लिखते हैं, 78 को क्या लिखते हैं, ये। फिर माहेश्वरी सूत्र हैं, संस्कृत पढ़ने वाले को अच्छे से पता है। स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी कौन से स्वर को कहाँ से उच्चारित किया जाता है। समय यानी घड़ी देखना जो है वो पूछा जाएगा। जो है वाच्य परिवर्तन, जिसे हम पैसिव कहते हैं कि एक्टिव पैसिव जो आता है वो है। संस्कृत का अनुवाद करना। फिर है अशुद्धि, अशुद्धि जो है वाक्य में ढूंढना। फिर है संस्कृत का सूक्त। फिर है लकार परिवर्तन वाले प्रश्न। और फिर अंडरलाइन करके आपको पूछा जाएगा कि कौन सी शिक्षण विधि इसके अंदर प्रयोग की गई है। एक आपको प्रश्न निर्माण करना बताया जाएगा, जिसमें आपको कौन सी शिक्षण विधि, कौन सा शिक्षण सिद्धांत और कौन सी जो है अभिरुचि वाला प्रश्न दिया गया है, ये आपको यहाँ देखना है। साथ ही में संस्कृत के भी 4 कौशल होते हैं, LSRW, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम, ये चारों कौशल आपको यहाँ सीखने हैं। इसके अलावा संस्कृत शिक्षण
में जो है अधिगम के साधन यानी सीखने के साधन कौन-कौन से होते हैं? सीखने के साधनों के विशेष व्याख्या आपको यहाँ पढ़नी है और पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में पढ़ना है। इसके अलावा मूल्यांकन और उससे संबंधित सारी चीज़ें देखनी है। मौखिक और लिखित प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? सतत व्यापक मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये हमारा लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस है जो संस्कृत पढ़ेंगे। तो हमने 3 भाषाओं को देख लिया है। भाषा प्रथम हिंदी जो सभी पढ़ेंगे और भाषा द्वितीय में संस्कृत और अंग्रेजी जो जैसा पढ़ना चाहेगा दूसरी भाषा में वो पढ़ सकता है। जैसे अंग्रेजी पढ़ने वाले अंग्रेजी को ही पढ़ेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे और फिर जो संस्कृत पढ़ने वाला है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। तो ये यहाँ तक का हो चुका है। अब द्वितीय भाषा के रूप में और भी लैंग्वेज हैं, हम उनको नहीं देखेंगे। जिसको और भी लैंग्वेज देखनी है तो इसका मैं पूरा पाठ्यक्रम, जैसे किसी को पंजाबी देखनी है, किसी को उर्दू देखनी है, सिंधी देखनी है, तो उसको भी मैं जो है ये सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम आ जाते हैं उसके बाद गणित के पाठ्यक्रम पर, जिससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गणित का जो पाठ्यक्रम है उसमें पहली यूनिट है संख्याओं से संबंधित, जिसमें हमें पढ़ना होता है कि 1 से 1 करोड़ तक की संख्याएं जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है, उन पे आधारित छोटे-मोटे प्रश्न, स्थानीय मान निकालना, तुलना करना, संख्याओं की तुलना करना, छोटे-बड़े चिन्ह लगाना और जोड़, बाकी, गुणा, भाग पे आधारित संख्याएं और भारतीय मुद्रा, मुद्रा में जैसे ये जो सिक्के हैं और जो नोट हैं उन पे कौन सी आकृतियां हैं, कहाँ प्रेस प्रिंटिंग प्रेस है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, ये सारी चीजें। साथ ही में वैदिक गणित भी जो है उसके सूत्र वगैरह उन पे आधारित कैलकुलेशन देता है। अगला हमारे पास है भिन्न की अवधारणा, यानी कि जो फ्रैक्शन होता है पी बटे क्यू का रूप वो क्या है, उचित भिन्न निकालना, समान हर वाली एक समान जो जिसके नीचे एक जैसी चीजें आती है, समान भिन्न, समान हर वाली भिन्नों की छोटी बड़े करके तुलना करना। मिश्र भिन्न क्या होता है, असमान हर वाली उचित भिन्न और भिन्नों का जोड़ करना, बाकी करना, अभाज्य और संयुक्त संख्याएं निकालना, अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ, ये इसमें है। साथ ही में एक एक नियम है, जैसे एक एक नियम वाले प्रश्न आते हैं कि एक आदमी 2 आदमी इस काम को इतने दिन में कर लेते हैं, तो वही काम 4 आदमी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, वो वाले एक एक नियम वाले प्रश्न। एवरेज औसत वाले प्रश्न, लाभ हानि के प्रश्न, सरल ब्याज के प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। इसमें फिर आपको समतल और वक्रतल पढ़ना है जो कक्षा 8 में दिया गया है सिलेबस में। आपको ठोस और समतल आकृतियां पढ़नी है, ये भी कक्षा 8 के सिलेबस में है, जिनमें बिंदु क्या होता है, रेखा किसे कहते हैं, किरण क्या होता है, रेखाखंड किसे कहते हैं, कोण और उसके कितने प्रकार होते हैं, समकोण, विषम कोण, ऐसा करके। फिर है लंबाई क्या होता है, भार क्या है, धारिता, समय, क्षेत्र मापन, यानी कुल मिलाकर मापन जो है आपको यहाँ सीखना है। फिर ये वर्ग और आयताकार वस्तुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करना। लास्ट में है आपको इसके 5 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो शिक्षण विधियों पे आधारित होंगे, जो गणित में पूछे जाएंगे। यानी कि 30 में से 20 तो प्रश्न आते हैं और 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे गणित की शिक्षण विधियों में से, जिसमें से गणित की प्रकृति क्या है, गणित की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तर्क शक्ति, गणित का पाठ्यक्रम में क्या महत्व है, गणित की कौन कौन सी भाषा है, गणित के कौन कौन से जो है संकेत होते हैं, वो सामुदायिक गणित क्या होती है, आंकड़ों का प्रबंधन, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये निकालना आता है। फिर औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण विधियां, जो गणित में 8 से 10 विधियां हैं वो पढ़नी है। शिक्षण में गणित पढ़ाने में कौन कौन सी समस्या आती है वो हैं। गणित में अगर त्रुटि हो जाए तो उसको कैसे देखा जाएगा, अधिगम से संबंधित बातें होगी, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, यानी बच्चों की कमियां ढूंढकर उनको पढ़ाना, ये यहाँ आपका गणित का पाठ्यक्रम होता है। और गणित के पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में भी दे रखा है। फिर उसके बाद लास्ट और अंतिम हमारा विषय होता है, वो विषय है जिसका नाम है पर्यावरण। और पर्यावरण में हमें 30 अंक और 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट है जिसका नाम है परिवार, और इसके अंदर हमें पढ़ना है कि परिवार में आपस में कौन कौन सा संबंध रिलेशन होता है, एकल और संयुक्त परिवार में क्या अंतर है, समाज में व्याप्त बुराइयां जिनमें बाल विवाह क्या है, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी और जो दुर्व्यसन है, दुर्व्यसन का मतलब होता है नशा करना, धूम्रपान करना, इनसे संबंधित अधिनियम वगैरह पढ़ने हैं। और इनका समाज में व्यक्तिगत रूप से, आर्थिक रूप से क्या दुष्परिणाम है वो देखना है। दूसरा हमारे पास यूनिट चैप्टर है जिसका नाम है वस्त्र और आवास, जिनमें हमें किस ऋतु में कौन से कपड़े पहनने चाहिए एक तो ये पता करना है। वस्त्रों को घर पे रखते हैं तो उनमें क्या क्या सेफ्टी रखनी होती है। हस्तकरघा और पावरलूम क्या है, जीव जंतुओं के रहने का जो आवास होता है, निवास, उसे क्या क्या कहा जाता है। मानव जो रहता है कच्चे पक्के मकान और जो चद्दर वाले जो टीन शेड वगैरह आते हैं, उनसे संबंधित आवास और उनके आसपास की स्वच्छता, निर्माण में क्या क्या सामग्रियां लगती हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। फिर व्यवसाय देखना है रोजगार के लिए, कि हमारे आसपास जो व्यवसाय करने वाले हैं, बागवानी, कपड़े सिलना, कृषि, पशुपालन, सब्जी वाला आदि, ये मंडी वाला वगैरह, इनके जो व्यवसाय हैं
इनमें क्या-क्या हैं, छोटे-बड़े, लघु और बड़े उद्योग क्या हैं, राजस्थान के महत्वपूर्ण उद्योग सूती कपड़ा, सूती वस्त्र उद्योग कपड़ा में पढ़ना है, चीनी जो है, इसके अलावा नमक उद्योग ये सारे देखने हैं। हस्तकला जो राजस्थान की महत्वपूर्ण हस्तकला है, मीनाकारी, ब्लू पोट्री वगैरह ये देखना है। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता और सहकारी समितियाँ भी यहाँ हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद है हमारी सभ्यता और संस्कृति। राजस्थान का पूरा कल्चर इसमें पढ़ना है, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय पर्व कौन-कौन से हैं, राजस्थान के मेले त्योहार हैं, राजस्थान की वेशभूषा आभूषण हैं, खान-पान, वास्तुकला, पर्यटन स्थल हैं, राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, राजस्थान के महत्वपूर्ण गौरव, फिर दुर्ग, महल, छतरियाँ वगैरह, चित्रकला, लोकोक्तियाँ, लोक देवता पढ़ने हैं, लोक देवियाँ नहीं पढ़नी है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान का जो है पूरा जीके आपको शॉर्ट-शॉर्ट में यहाँ पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर है परिवहन, घूमने-फिरने के और कम्युनिकेट करने के जो संचार के साधन हैं, वो कौन-कौन से हैं, नियम कौन-कौन से होते हैं सड़क पे चलने के, इनका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर की देखभाल करना, शरीर के बाहर के अंग, आंतरिक अंगों की सफाई और महत्वपूर्ण रोगों को पढ़ना है, जो यहाँ मेंशन कर रखा है। इसके अलावा सजीव जगत में आपको पादप और जंतुओं के बारे में पढ़ना है, उनका महत्व पढ़ना है और टाइगर रिज़र्व क्या होते हैं, विश्व धरोहर वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। फिर जल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे, हमारे पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी लेंगे, पर्वतारोहण, पर्वत पे चढ़ना, आरोहण करना क्या होता है, कौन-कौन सी दिक्कतें आती हैं वो पढ़ना है और लास्ट में शिक्षण विधियाँ और हमें महत्वपूर्ण जो है चीज़ें जैसे सतत व्यापक मूल्यांकन वगैरह यहाँ पढ़ना है। तो ये सारा सिलेबस मैं आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा। ये समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाए हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ याद करके जानी हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा पाठ्यक्रम आपके समझ में आया हो कि क्या-क्या पाठ्यक्रम है, हमें कौन-सा विषय पढ़ना चाहिए, कौन-सा नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप मुझसे यहाँ यूट्यूब चैनल पे निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ हिंदी के अलावा और संस्कृत के अलावा सारे विषय यहाँ पढ़ा सकता हूँ, जिसमें ईवीएस हम 3 क्लासें जो हैं रखेंगे। एक तो ईवीएस, एक साइकोलॉजी की और तीसरी क्लास रहेगी इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड की। तो 3 क्लासें आप मेरे से यहाँ निःशुल्क पढ़ सकते हो। हिंदी आप जो है पढ़ सकते हैं, कहाँ से? हिंदी पढ़ सकते हैं 9वीं से 12वीं वाली किताब में और उसकी शिक्षण विधि मैं आपको यहाँ पढ़ा दूँगा और इसके अलावा मैथ जो है, मैथ को भी हम अलग से यहाँ देख लेंगे, यानी कि पूरा रीड का कोर्स हम यहाँ पढ़ सकते हैं। आपको बस सपोर्ट करना है कि आप अगर रेगुलर क्लासेस देखते हैं, तो आप क्लास देख के नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि इस बार रीड के पूरे बैच में मैं आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूँगा, आपको स्वयं से लिखाऊँगा। काफ़ी समय है हमारे पास लिखने के लिए, तो आप डेली जो क्लास देखेंगे, उससे नोट्स बनाएँगे, 1 से 2 पेज के नोट्स होंगे और उसको अच्छे से याद कर लेंगे।